देखिए 1900s के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था यूरोप में, और दुनिया भर के लोग आए थे, और सब के सब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस बढ़ रही है, तो सब लोग आए थे मिलने के लिए एक दूसरे को, एक कोऑपरेशन बढ़ाने के सेंस में। और लोगों का ये एक विचार था कि साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो इंसानियत और बेटर की तरफ जाने वाली है। और तो जैसे हर मतलब सदी शुरू होने से पहले लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, वैसी ही उम्मीदें कुछ थी। तो 1900s की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी, बहुत पॉजिटिव नोट पे शुरुआत हुई थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग जगहों पे आ रहा था, और यूरोप के सेंस में काफी पॉजिटिव सा माहौल था कि यार ये सदी काफी अच्छी चीजें लाएगी। लेकिन हुआ क्या, इसी सदी में 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़े गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में लड़ा गया, और ये विजुअल्स हमें दिखाई देते हैं। राजाओं की लड़ाइयां थी, और जो आम जनता, आम पब्लिक, जिनको पता भी नहीं वो किससे लड़ने जा रहे हैं, क्यों लड़ने जा रहे हैं, बस इनको लड़ना पड़ रहा है क्योंकि अगर ये लड़ेंगे नहीं तो सामने वाले जरूर लड़ेंगे। बस इस फीलिंग के चलते सब में लड़ाइयां हो रही हैं। और जब ब्रिटेन जर्मनी की लड़ाई हो रही है, ब्रिटेन की और भी कॉलोनीज है, तो दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और लड़ाइयां हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली बार ऐसा है कि टैंक्स का यूज हो रहा है, प्लेन्स का यूज हो रहा है, मशीन गन्स का यूज हो रहा है। ऐसे ट्रेंचेस बना के, सोचिए ऐसे ट्रेंचेस, यहाँ पे एक तरफ ब्रिटिश सेनाएं हैं, थोड़ी दूरी पे ही ऐसे ट्रेंचेस बना के जर्मन सेनाएं हैं, और बस फायरिंग चल रही है। जैसे जैसे लोग मर रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं, और यही सिलसिला 3-4 साल तक चला है। अलग अलग वॉर फ्रंट्स में इसी तरीके से बहुत दर्द भरी लाइफ सबने जी है। और जब तक ये खत्म होती है वर्ल्ड वॉर 1, तो जितने भी यंग लोग थे सब लोग तो वॉर में शामिल थे, तो मिलियंस ऑफ पीपल इनकी डेथ हुई, बहुत सारे लोग घायल हुए। और जो लोग जिंदा बचे, जब ये लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं तो घरों में देखते हैं कि सब उजड़ चुका है, कोई कहाँ पे चले गए हैं, कोई कहीं है, किसी को पता नहीं क्या करना है, और लाइफ में सब अपना पर्पस खो चुके थे कि क्या किया जाए। खैर, यहाँ से इस नोट से वर्ल्ड वॉर 1 की कह लीजिए एंड होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 बहुत डिवास्टेशन लाया, और फिर भी कंपैरेटिवली काफी कम डिवास्टेशन था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। वर्ल्ड वॉर 2 में टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, और ज्यादा डिवास्टेशन हुआ। और आज के टाइम में अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 करें तो आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है कि यही लड़ाई आज के टाइम पे हो, जिस स्केल पे ये लड़ाई हुई थी आज के टाइम पे हो, तो खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। खैर, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 होता है, और यहां से हम देखेंगे आफ्टर मैथ ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 एंड राइज ऑफ नाजिज्म। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब होता है तो इसकी वजह से, अब जैसे आपको बेसिक वर्ल्ड वॉर 1 का प्रेमाइस जैसे समझा दूं, तो ये है यूरोप। यूरोप में जो वेस्ट के इलाके की कंट्रीज हैं, इनके पास समंदर के रास्ते रहे, तो ये समंदर पे इन्होंने राज किया। और इधर की तरफ जैसे जर्मनी की बात करें, ऑस्ट्रो हंगेरियन जो साम्राज्य था, इन सब की बात करें, तो इनके पास प्रॉपर सी रूट्स नहीं, और ये अगर इन रूट्स का यूज करना चाह रहे हैं तो ये ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रही। यूरोप के अंदर तो हमेशा लड़ाई चलती रही हजारों सालों से, क्योंकि ये लैंड से जुड़े थे, तो हमेशा से एक दूसरे से लड़ाई चलती रही इनकी। अब यहाँ पे इस सिलसिले में क्या हुआ, ब्रिटेन का एक ग्लोबल एम्पायर था, फ्रांस का भी एक अच्छा खासा ग्लोबल एम्पायर था, और इन दोनों की काफी लड़ाइयां चली हैं बीच में। लेकिन फिर एक पॉइंट पे जाके इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया कि इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा हमारा, और यूरोप में शांति बनी रहे, इसके लिए बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1885 में। और यहाँ पे इन्होंने समझौता किया कि अच्छा, कुछ कॉलोनीज आप भी ले लो, कुछ कॉलोनीज आप भी ले लो, कि सबको थोड़ा थोड़ा मिले अपने हैसियत के मुताबिक। अब जर्मनी को जो कुछ कॉलोनीज मिली थी, जर्मनी इससे खुश नहीं था, और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जब होती है, जर्मनी पावरफुल हो रहा है। और इसके अंदर ये था, क्योंकि हम यूरोप के बादशाह हो सकते हैं, या फिर हम यूरोप में इतने स्ट्रांग हैं, तो हमारा भी एक वर्ल्ड एम्पायर होना चाहिए। इस ख्याल से जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एंड इटली, इन तीनों ने मिलके लड़ाई शुरू करी। और जब ये लड़ाई हुई तो फिर इन्होंने
ये टू फ्रंट वॉर किया इन्होंने रशिया पे भी अटैक किया, इन्होंने फ्रांस पे भी अटैक किया, ब्रिटेन से भी लड़ाई चली। तो इस तरीके से दो टीम्स बन गई, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, इटली, और फिर बाद में ऑटोमान साम्राज्य ने भी इनका साथ दिया। तो ये इस तरीके से ये सब एक टीम थी, एंड ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये एक टीम में थे। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये हम जैसे देख पाते हैं कि ये जितना भी ग्रीन एरिया है ये सब एक साइड में थे, क्योंकि ब्रिटेन है, ब्रिटेन, फ्रांस, और ये सब कॉलोनीज है ब्रिटेन फ्रांस के, और नहीं तो जो कॉलोनीज नहीं है इन्होंने साथ दिया ब्रिटेन फ्रांस का। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर 1 इसका पूरा सीन था, बहुत लड़ाई, खून खराबा, और पहली बार टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा यूज। और वर्ल्ड वॉर 1 होते होते तक फूड शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा होने लगे यूरोप में, क्योंकि सारा का सारा जितना भी प्रोडक्शन है सबका सब वॉर के लिए जा रहा है, और फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। जो भी चीज बच रही है वो जा रही है आर्मीज के लिए। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 कुछ इस तरीके से खत्म होता है कि जर्मनी की हार होती है, दोनों तरफ से आर्मीज आती हैं, जर्मनी को घेर लेती हैं, और फाइनली जर्मनी सरेंडर करता है। अब जर्मनी के जो लोग थे, आम जनता, वो इतना तंग आ चुके थे तब तक में अपने राजा के खिलाफ, जो काइजर विलेम इनके राजा थे, कि काइजर विलेम ने एब्डिकेट किया अपना थ्रोन। इन पे इतना प्रेशर पड़ा कि आप गद्दी छोड़िए। और ये वाली लड़ाइयां तो हमेशा से चल रही थी राजाओं के खिलाफ, कि राजशाही हटानी है और हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना है। तो ये वाली लड़ाई हमेशा चल रही थी, और यहाँ पे राजा का काफी लो पॉइंट था। तो यहाँ पे राजशाही का खत्म होता है, जर्मनी में राजशाही का कह लीजिए खत्म होता है, और फिर यहाँ पे बनता है वाइमार रिपब्लिक, द काइजर क्लॉड बाय रशियन बियर। रशिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, लैंड वॉर इन्होंने किया, और फिर वाइमार रिपब्लिक प्रोक्लेम हुआ कि एक डेमोक्रेसी होगा, पार्लियामेंट होगा, कुछ इस तरीके से। अब वर्ल्ड वॉर 1 में ही अगर हम देखें कि और क्या क्या होता है, अब ये वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का मैप है। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य है, राजशाही वाला सिस्टम है, और अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, और क्योंकि एक राजा है तो चलो ठीक है, जैसा तैसा चल रहा है। जर्मन साम्राज्य, रशियन साम्राज्य। तो जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया और काफी सारे इलाकों को जीत लिया, और फिर रशिया से इनकी अलग ट्रीटी हुई, और रशियन रेवोल्यूशन में हम ये वाला पार्ट देख चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रेकअप होता है। जो विक्टर्स थे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये जो लोग जीतने वाले थे, इन लोगों ने, और बाकी बहुत क्रिपल हो चुके थे सिस्टम, इनके अंदर भी ये मूवमेंट चल रहे थे कि राजशाही को हटाओ, डेमोक्रेसी लाओ। तो इन्होंने यहाँ पे कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स होता है। तो रशियन साम्राज्य टूटता है, और इससे बनता है पोलैंड, बाल्टिक एरिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब अलग अलग देश बनते हैं। एक बफर जोन बनता है रशिया का। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इसमें ऑस्ट्रिया एक अलग कल्चर है, हंगरी एक अलग कल्चर है, लेकिन क्योंकि वो राजाओं का जो सिस्टम था उन्होंने कैसे ना कैसे करके ज्वाइन करके रखा था, और टाइम टाइम पे इनके खिलाफ रेवोल्यूशंस होते रहे। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य टूटता है, चेकोस्लोवाकिया बनता है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और एक जो स्लाविक पीपल होते हैं, स्लाव एक कल्चर है, तो ये सब लोग मिल के बनाते हैं यूगोस्लाविया। और ये भी काफी मतलब वॉलेटाइल सा एरिया था, और यूगोस्लाविया भी आगे चल के टूटता है अलग अलग देशों में। यहाँ पे ऑटोमान साम्राज्य जो है वो टूटता है, एक बड़ा पोर्शन बनता है टर्की, इससे बाकी सारे एरियाज भी तोड़े जाते हैं, पार्टीशन किया जाता है सब जगह पे। और जर्मन साम्राज्य जो था, इसने एक अच्छा खासा पोर्शन इसने गवाया, जो भी पोर्शन इसने लिया था। इनकी तो सदियों से लड़ाइयां चलती रही कि जर्मनी फ्रांस के बीच में और सबके बीच में, कि इन्होंने इसका एरिया ले लिया, इसका एरिया ले लिया। तो जब भी वॉर हुआ तो जो जीता उसने जो पुराने इलाके खोए थे उसको भी अपने अंडर ले ले, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी अपने अंडर ले ले, ये सब चीजें थी। जर्मनी ने भी काफी सारे अपने इलाके खोए। तो इस तरीके से रीड्रॉइंग ऑफ यूरोपियन मैप हुआ, कई सारे नए देश बन के सामने आते हैं, और ये अब इनका बॉर्डर्स फिक्स हो रहा है, डेमोक्रेसीज हैं, तो ये एक देश के जैसा बन रहे हैं, अब ये साम्राज्य के जैसा नहीं।
खैर, अब यहाँ पे बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, जितने भी सैनिक हैं सब वापस आते हैं, और यहाँ पे जब राजा हटते हैं तो जितने भी वहां के जो लिबरल्स थे और जितने भी जो रेडिकल्स थे, इन सब ने मिलके बनाया वाइमार रिपब्लिक। और ये रिपब्लिक का प्रोक्लेमेशन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ। वर्साय ये वही वो पैलेस है जहां पे कह लीजिए हमेशा से राजघराना रहा फ्रांस का। और जर्मनी किस तरीके से देश बना, तो जर्मनी ने फ्रांस के साथ लड़ाई किया था एक टाइम पे, और फ्रांस को हराने के बाद वर्साय के पैलेस पे प्रोक्लेम किया जर्मनी को। तो वर्साय का एक काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है। तो खैर, ट्रीटी ऑफ वर्साय होता है, और जो जीतने वाले थे इन लोगों ने बहुत सारी कंडीशंस लगाई जर्मनी पे। पहली चीज तो ये कि जर्मनी का काफी सारा हिस्सा जर्मनी से छीना गया। कम से कम 13% 15% टेरिटरी जर्मनी खोया, अपने लोग भी खोए, कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज भी खोए। और इन पे ये वॉर क्लॉज लगाया गया, वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी कि आपने लड़ाई करी और आपकी लड़ाई की वजह से इतना नुकसान हुआ सबका, तो आपको उस नुकसान की भरपाई भी करनी है। और ये सब चीजें, सारे क्लॉज लगाए गए। और जर्मनी इससे पहले भी कई लड़ाइयां कर चुका था यूरोप में। प्रशिया एक साम्राज्य था नॉर्थ जर्मनी का, प्रशिया ने साउथ जर्मनिक स्टेट्स को एक साथ लिया, ऑस्ट्रो हंगारिया के साथ लड़ाई करी, फिर इसके बाद फ्रांस के साथ लड़ाई करी, और फिर मिला के जर्मनी बनाया एक पूरा। तो इन्होंने ऑस्ट्रो हंगारियन साम्राज्य की भी जमीनें ली थी, फ्रांस की भी जमीनें ली थी। तो वापस उस इतिहास के उस मैप पे गए ये लोग कि जो कुछ भी आपने लिया था, क्योंकि फ्रांस के लिए काफी ह्यूमिलेशन था उस टाइम पे 1871, तो फ्रांस ने उसका बदला लिया कि जो कुछ आपने हमारा लिया था अब हम वापस लेते हैं। और ये सब के चलते इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ। तो जो वाइमार रिपब्लिक जो प्रोक्लेम होता है, इसमें राजशाही वर्ग के जो उस टाइम के जो मंत्री लोग थे वो भी लोग प्रोमिनेंट लोग थे, लेकिन और भी जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस वाले लोग थे वो भी थे। तो वर्साय, ट्रीटी ऑफ वर्साय में बहुत सारी चीजें करी गई। तो कई सारे ट्रीटीज अलग अलग देशों के साथ साइन किए गए। ट्रीटी ऑफ वर्साय में जो 4 बड़े विक्टर्स थे इन लोगों ने प्रोक्लेम किया। फ्रांस की तरफ से जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी आपको नाम इतना याद करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ये जरूर याद रखिए, वुड्रो विल्सन यूनाइटेड स्टेट्स, इनका काफी बड़ा एक जिक्र आएगा कई बार, यहां इस चैप्टर में नहीं लेकिन इतिहास में वैसे जिक्र आएगा। तो खैर, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, इन चारों के जो लीडर्स थे वो मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि जर्मनी के साथ किया क्या जाए। तो फ्रांस, ब्रिटेन का ये कहना था कि जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, वरना ये वापस से लड़ने पे आ जा सकते हैं, थोड़ा हमें मतलब शांति से रहना पड़ेगा, इज्जत से। फ्रांस का ये था कि जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाए, वरना ये फिर से उठ खड़ा होगा। और इनको बदला लेना था जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी ने डायरेक्टली लड़ाई सीधा पहले फ्रांस से करी थी, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में बहुत मतलब कह लीजिए दुश्मनी एक तरीके से बन रही थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी को कहा गया कि आपको रिपेरेशंस देने हैं, हर्जाना देना है, और बहुत भारी हर्जाना इनको कहा गया। डीमिलिटराइजेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को कहा गया अब आप सेना नहीं रख सकते हैं, और इस चीज को वॉच किया जाएगा कि आप सेना नहीं बनाएंगे, और सेना के नाम पे आपको बहुत कम ही सेना आप रख सकते हैं, और जितने इनके बैटल शिप्स थे और हैवी आर्टिलरी ये सब कन्फिस्केट कर लिया कि कोई आप सबमरीन नहीं रख सकते, टैंक्स, पॉइजन गैसेस ये सब नहीं रख सकते। जर्मनी को एल्सास लॉरेन का एरिया जो कि इन्होंने फ्रांस से जीता था, इसको फ्रांस को लौटाना पड़ा। वॉर गिल्ट क्लॉज इन्होंने साइन किया जर्मनी ने, इनके पास चारा नहीं था कुछ और। इसके बाद कई सारे कॉलोनीज जो जर्मन कॉलोनीज थे हमारे ये अफ्रीका में और भी कई जगहों पे, जो छोटे छोटे इलाके जर्मनी को दिए गए थे कि आपको चलो हम कॉलोनीज कुछ कुछ इलाके दे देते हैं कि आप खामोश रहो, वो एरियाज भी इनसे ले लिए गए। डीमिलिटराइजेशन ऑफ द राइन लैंड, राइन नदी है जर्मनी के बीच से गुजरती है, यहां इसको डीमिलिटराइज किया गया कि आप आर्मी यहां नहीं रखेंगे।
और ट्रायल रखे गए, सारे जो काइजर और अलग अलग जर्मन लीडर्स हैं उन पे केस किए गए कि आपने खामखा में इतनी बड़ी लड़ाई करी, और कई सारे नए देश बने, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का आइडिया था, लीग ऑफ नेशंस, कि दोबारा से इस तरीके का युद्ध ना हो तो हमें एक लीग बनानी पड़ेगी। और जर्मनी को जब इतना सब कुछ किया गया तो ये सब चीजें जर्मनी के लोगों को नहीं पसंद आई। पहली बात तो ये थी कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने सरेंडर किया एक तरीके से, लेकिन जर्मनी की प्रॉपर हार नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही लोग जर्मनी के ये अंदर आए वो वॉर कह लीजिए खत्म प्रोक्लेम कर दिया गया। और जब राजा को ही लोगों ने हटा दिया तो फिर पॉइंट वही आया कि लड़ाई तो राजा ने शुरू करी थी, अब राजा ही हट गया है, तो फिर एक्चुअली जर्मनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव, वैसा फिजिकली नहीं हुआ कि सेनाएं जर्मनी के अंदर घुस गई हों और खूब मार काट मचाया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो जर्मनी का मोराल टूटा था, इनकी इज्जत टूटी थी, लेकिन फिर भी एज सच इतना वो नहीं था। तो इनके अंदर एक नाराजगी, गुस्सा जरूर बरकरार था, और इतने बुरे हाल में इनको इतना सारा रिपेरेशंस देना था, इतना सारा पैसा देना था। तो अब ये सब जो चीजें, ये सब लोगों को नहीं पसंद आ रही थी। अब इसके बाद अगर हम इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 में देखें तो यूरोप बहुत कमजोर हो गया था। यूरोप जो पावर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, ये काफी कमजोर हो गया था, क्योंकि लड़ाइयां सब यूरोप ने करी। और इन सब की लड़ाइयों के चलते एक जो चीज हो रही थी वो ये थी कि राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज द वर्ल्ड पावर। क्योंकि हुआ क्या था, अगर आपको इस सेंस में बताऊं तो ये जैसे यूरोप है, तो लड़ाई हो रही है ब्रिटेन की, फ्रांस की, ये एक तरफ, एंड इधर जर्मनी, और यहां पे है यूएसए। तो इनको हथियार चाहिए तो ये पैसा दे रहे हैं, हथियार यूएस बना के दे रहा है। इनको भी हथियार चाहिए तो यूएस इनको हथियार दे रहा है। तो जितना भी पैसा है, सारा का सारा पैसा जा रहा है यूएस के पास। और क्योंकि ये आपस में लड़े पड़े हैं, यूएस दूर बैठा है, इन्वॉल्व नहीं है, तो इस पे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है और इसको खूब फायदा हो रहा है, खूब पैसा आ रहा है इसके पास, कि वही हथियार बनाने वाली कंपनीज जर्मनी को भी बेच रही हैं, ब्रिटेन को भी बेच रही हैं, खाना और भी चीजें, क्योंकि सारा वॉर एफर्ट में जा रही है सारी इंडस्ट्रीज। तो बाकी जो चीजें आपको सामान चाहिए, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज तो वॉर में लगी हैं, वो सब भी यूएस से आ रहा है। तो यूएस इनका एक तरीके से सप्लायर हो गया कि दो लोग लड़ रहे हैं और दोनों के दोनों सारा का सारा पैसा उठा के यूएस को दे रहे हैं। तो यूएस एक प्रोमिनेंट वर्ल्ड पावर बन के उभरता है यहाँ पे। और यहां से ही वर्ल्ड वॉर 1 के ही इफेक्ट्स में आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट, जो ऑटोमान साम्राज्य था। ऑटोमान साम्राज्य के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े किए गए, जिसको हम आज ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, ये सब देखते हैं, सऊदी अरेबिया। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ मिडिल ईस्ट, और यहाँ पे स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, कि हमें अपना देश बनाना है, और ये सब चीजें। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य टूटता है, नए पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्रॉ होते हैं, और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है। ऑब्वियसली जितना इतना यूरोप जितना बना था सब बिल्कुल नाश हो गया उसका। वॉर डेब्ट, आपने इतना उधार लेके लड़ाई कराए तो फिर आपको उधार भी चुकाना है। इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड ह्यूमन सफरेज मूवमेंट इंटेंसिफाइड, क्योंकि वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर 1, तो ज्यादातर आदमी लोग तो चले गए लड़ने, मर गए, और आए भी हैं तो टूटे टाटे से आए हैं। और इस पूरे टाइम में औरतों ने संभाले हैं देश। तो औरतों ने ही फैक्ट्रियों में काम किया है, स्कूलों में काम किया है, इंडस्ट्रीज, हर जगह जो काम आदमी करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, हर काम औरतों ने संभाला, क्योंकि करेगा कौन और जब औरतों ने इतना काम किया तो यहाँ पे दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट ये कि हमेशा औरतों को हमेशा कहा जाता था ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकते। इन्होंने करके दिखाया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब इतना डिपेंडेंस आ गया है औरतों पे, तो अब औरतें अपने ये अधिकारों की मांग कर रही हैं कि हमें भी वोट देने का अधिकार हो, हमें भी बाकी सब अधिकार हो। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स ये हमने देखे।
किस तरीके से जर्मनी ने टेरिटरी भी खोई, पैसा भी लौटाना है, वॉर गिल्ट लगा है, मिलिट्री भी नहीं रख सकते हैं, बाकी सब चीजें कन्फिस्केट हो गई हैं, और इस तरीके से जर्मनी ने बहुत कुछ खोया। तो ये इस तरीके से कार्टून्स के सहारे दिखाया गया है कि कितना बोझ तले जर्मनी दबा हुआ है। वर्साई ट्रीटी कि किस तरीके से जर्मन ताकत ट्रीटी ऑफ वर्साई के चलते बिल्कुल अपाहिज जैसी हो गई है। तो ये सब चीजें हुई जर्मनी के अंदर, और यूरोप में काफी सारे चेंजेस हुए। अब यहां पे जब हम देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो वर्ल्ड वॉर 1 यहीं पे, ये जो हम देखते हैं चेहरा, ये है अडोल्फ हिटलर। बचपन बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा, इनफैक्ट थोड़ा गरीब परिवार से थे, और इनके फादर बहुत बुरा बर्ताव करते थे इनके साथ। तो बचपन का एक पता नहीं कुछ कॉम्प्लेक्स था। मां जरूर बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन बचपन में ही फिर फादर की डेथ हो गई, थोड़े टाइम बाद मदर की भी डेथ हो गई। पेंटर बनना चाहते थे, पेंटिंग एक टाइम ऐसा भी था पेंटिंग कर करके बेचा करते थे, और लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा चलता नहीं था इनका काम। वर्ल्ड वॉर 1 होता है, एज अ सोल्जर ये ज्वाइन करते हैं जर्मन आर्मी, सर्व करते हैं, और वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रीटी ऑफ वर्साई इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई अडोल्फ हिटलर को। इनका ये मानना था कि हम जी जान लास्ट तक लड़ते, आपने सरेंडर क्यों किया, और आप इनकी बात मान क्यों रहे हो? ये कह रहे हैं आपको पैसा हर्जाना देना पड़ेगा, आप मान क्यों रहे हो हर्जाना देने के लिए? आप दोबारा से लड़ लो, दोबारा से लड़ो, लोग खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं मंजूर है। तो ये अडोल्फ हिटलर का एक थिंकिंग थॉट था। आगे के टाइम में ये एक ऐसी पेंटिंग बेचा करते थे, तो यहाँ पे फिर जर्मन वर्कर पार्टी में एक बार ये गए, और वहां पे जब इन्होंने वहां की बातें सुनी तो इनको काफी रेजोनेट हुआ कि ये बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो जर्मन वर्कर पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया, और वहां पे बहुत छोटी पार्टी थी उस टाइम पे, तो यहाँ भाषण देना शुरू किया, और इसको रियलाइज होता है हिटलर को कि भाषण ही अच्छा दे पाता है और लोगों को अराउज कर पाता है उनकी फीलिंग्स को। तो ये काम भी पसंद आने लगा, और हिटलर की स्पीचेस बढ़ने भी लगी, तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही। तो एक जिंदगी का मकसद मिल गया, जैसे एक खोए हुए आदमी एक मकसद मिल जाता है, और ये पहचानता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। तो बोलने में अच्छा है, और बस इनको एक आइडियोलॉजी चाहिए, और आइडियोलॉजी इनकी बनती जा रही थी। खैर, तो बर्लिन लोग आते हैं वापस, और ये पाते हैं कि वो जो राजाओं वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका है, और एक वाइमार रिपब्लिक, एक डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। और नो डाउट काफी गरीबी अब देखी जा रही है, सारा का सारा पैसा डूब चुका है, जो नेशनल इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्रिपल हो चुकी है, और अभी पैसा देना है, और बहुत सारा पैसा देना है। तो बहुत बुरे हालात में है जर्मनी।